हेलो बच्चों, कैसे हैं? बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे रहे होंगे और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सभी का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बच्चों, आज हम इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएमएसपी से निकाला गया पेपर है, तो सभी बच्चे इस पेपर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी हाई स्कूल में इंग्लिश के पेपर 4 तारीख को है और हमारे पास अभी 2-3 दिन का समय है। इसलिए जो भी मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उन मॉडल पेपरों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना खड़ी हो आपके सामने। इसलिए हम समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं। देखते हैं बेटा, ये जनरल इंस्ट्रक्शन अभी आप 3 पेपर दे चुके हैं हाई स्कूल में, सबको पता हो गया हो कैसे क्या करना है। ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में 3 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है। पहला लिटरेचर से होता है, दूसरा राइटिंग स्किल से होता है और तीसरा ग्रामर से होता है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमको मिलता है, वो क्वेश्चन हमें पैराग्राफ से आंसर ढूंढने होते हैं। क्या ढूंढना होता है? पैराग्राफ से आंसर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यानी 1 से 3 तक क्या करना है? इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमको इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मिलेगा हमें, उस पैराग्राफ से होगा। उस पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उसके आंसर देना है। अब देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड। हम आवाज नहीं सुन सकते हैं या हम आवाज सुनने में अनेबल असमर्थ होते हैं यदि क्या हो? इट इज टू स्लो, ये बहुत धीमी हो। इट इज टू हाई, ये बहुत तेज हो। या इट इज टू नॉइजी हो। या देखते हैं, थोड़ा सा बेटा इसको और खींच लेते हैं, बोथ ए एंड बी। तो देखो बेटा, इसको अब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि दिस इज ए ग्रेट लेसन ऑफ ऑल अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द 2 extremes are alike. The extreme positive and the extreme negative are always similar. When the vibrations of light are too slow, we do not see them. यदि लाइट धीमी होती है तो हम देख नहीं पाते हैं। और nor do we see them when they are too rapid. और तेजी के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उसको भी नहीं देख पाते हैं। So with sound, when very low, यदि आवाज बहुत धीमी होगी, in pitch we do not hear it, और when very high we do not hear it either. तो यदि आवाज बहुत तेज होगी तो भी हम नहीं सुन पाएंगे और बहुत धीमी होगी तो भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मेरा ऑप्शन वेरी लो एंड वेरी हाई होगा। तो अब देखो, वेरी लो वेरी हाई, इट इज टू लो, ये भी सही है। इट इज टू हाई, ये भी सही है। यानी ये 2 आंसर सही है। इट इज टू नॉइजी, नो बेटा। तो अगर 2 आंसर सही है तो कह रहा बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी दोनों सही है, यानी हमारा डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ को पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा था कि द 2 extremes are alike means extreme positive is better than extreme negative. Extreme positive is better than extreme negative. Excess of anything is not good. We get almost the same result in both the situation. No. All of the above. No. Excess of anything is not good. Excess of anything is not good का मतलब होता है कि जब कोई चीज हद से ज्यादा हो जाती, बहुत ज्यादा हो जाती, तो भी अच्छी नहीं होती है। और we get almost the same result in both the situation. यानी यदि extremes पॉजिटिव और निगेटिव हो तो क्या दोनों में सेम रिजल्ट निकलता? ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा बेटा मेरा। तो फिर क्या होगा? आंसर होगा एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, यानी पॉजिटिव थॉट निगेटिव थॉट की तुलना में ज्यादा सही होती है। यानी कोई भी यदि हम काम करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव थॉट लेकर के करते हैं, ना कि निगेटिव थॉट लेकर के। ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। अब स्लो मिस बेटा होता है धीमा, ठीक, और अपोजिट मिस होता है विलोम या उल्टा। विलोम या
उल्टा। तो धीमा का उल्टा तेज होगा। अब देखते हैं, रेसिस्ट मना करना नहीं, लेजी सुस्त नहीं, स्ट्राइक नो, रैपिड, रैपिड मिस होता है तेज। तो स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? रैपिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 3 यानी 1 से 3 के आंसर हमको पैराग्राफ से देना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 से देखते हैं क्या करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी करेक्ट आंसर भरना है। अब देखो, आई देयर विद माई पेरेंट्स, तो विल गो, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, वेंट नहीं होगा, हैड गॉन नहीं होगा, ऑल एंड बी नहीं हो सकते हैं, ये होगा। क्यों? आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने मम्मी पापा के साथ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो आई विल गो का यूज किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट थिंग यू आर, यदि तुम नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो एक शब्द में तुम्हें क्या कहा जाएगा हिंदी में? जैसे यदि तुम नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो हिंदी में हम उसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु या उत्सुक। तो देखते बेटा, कॉन्शियस तो हो नहीं सकता है, कॉन्शियस अंतरात्मा हो नहीं सकता है, केयरलेस हो नहीं सकता है, क्यूरियस होगा, जिज्ञासु या उत्सुक। तो इफ वी आर वांट टू नो अबाउट थिंग्स यू आर क्यूरियस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करना है? रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। क्या करना? व्यवस्थित करना, यानी वर्ड मेक टू मीनिंगफुल सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है जो पार्ट में दिया गया है, टुकड़ों में दिया गया है। देखिएगा, लव्स अलग है, माई अलग है, टू अलग है, शेयर अलग, ट्वाइस अलग, ब्रदर अलग है, किस अलग है। ठीक है, और इसको हम एक सार्थक शब्द बनाना है, ऐसा शब्द बनाना है जिसका एक सही अर्थ निकले। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। क्या है? माई ब्रदर हो गया। उसके बाद देखो, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब है। वर्ब क्या है? लव्स। माई ब्रदर लव्स, काहे से? माई ब्रदर लव्स, माई ब्रदर लव्स। अब देखना, डबल वर्ब का यूज हुआ है, शेयर। तो माई ब्रदर लव्स टू शेयर, इंफिनिटिव है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर, क्या शेयर करने से उसे अच्छा लगता है? हिज टॉयज। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। देखिएगा, ये सार्थक सेंटेंस बन गया है। अब देखो, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज किस सेंटेंस में है? माई टॉयज लव्स नहीं है, ब्रदर नहीं है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, ये सेंटेंस सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर सी सही है। टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉयज लव्स, नो। इसकी सिचुएशन होती है, लिखने का तरीका, यानी कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है, नहीं तो फिर मेन वर्ब, फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और फिर होता है अदर। ओके, ये इंग्लिश में सेंटेंस को सही लिखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड पूछा है, गलत पूछा है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो देखते हैं बेटा, अबोंडेंस सही, अटेंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस सही है, एक्विटेंस। देखिए, अटेंडेंस होता है, ATTAN होता है, अटेंडेंस, ये सेंटेंस गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। ही जम्प, तो कूद गया कुएं में डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। ठीक है ना? तो याद रखना, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर जाती है तो इनटू का यूज होता है। ठीक, गति के साथ, यानी हम दौड़ते दौड़ते गए, नदी में छलांग लगा दिए, हम दौड़ते दौड़ते गए, कुएं में छलांग लगा दिए, तो इनटू गति का सूचक होता है, इसलिए इनटू का यूज किया जाएगा बेटा। ठीक है, इनका ना, इनका यूज क्या होता है? स्थिर। हम कहाँ हैं? कमरे के अंदर हैं। आप कहाँ हैं? घर के अंदर हैं। स्थिरता का बोध कराता है। फ्रॉम, तोड़ने का काम करता है, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है,
एट स्थिति का बोध कराता है, जैसे आई एम एट स्कूल, ही इज सिटिंग एट द रेलवे स्टेशन। ओके बेटा, तो इनटू मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा, और 101% काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पेपर से। देखना फिर से वही पैसेज आ गया, और 9 to 10 के हमको आंसर देने हैं। पैसेज है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इस पैसेज को हमको पढ़ना है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद देखो एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि इन एनीज पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज, किस चीज का प्रतीक है? डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। एनी एंड मिसेस किसिंग, नो। एनी एंड नेबर्स, नो। क्लास एंड स्कूल्स। तो द डकलिंग्स एंड फादर स्वान क्लास एंड स्कूल का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, देख पढ़ लेते हैं इसको। आई फिनिश्ड माई पोएम, इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान with 3 babies ducklings. Mother duck and a father swan with 3 babies duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other class as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. तो देखिएगा, in Annie's poem, the duckling and father swan symbolize है Annie and Mrs. Kissing. ओके बेटा, ये आंसर नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ना कि ये हो सही होगा। Annie and Mrs. Kissing है, क्योंकि एनी बार बार क्लास में बात करती थी, और किसिंग महोदय जो थे उसको बार बार एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे। चलिए आज ये करके लाना, कल वो करके लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस किसिंग हैड असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज ही हेटेड हर। यानी जो मिसेस किसिंग थे वो एनी को क्यों एक्स्ट्रा काम देते थे? उससे घृणा करते थे? नहीं। एनी वॉज पुअर इन मैथ्स, एनी मैथ में कमजोर थी इसलिए उसको ज्यादा काम देते थे। एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एनी उससे दुर्व्यवहार करती थी? नहीं। एनी टॉक टू मच इन द क्लास, एनी क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए मिस्टर जो कीसिंग थे, मिस्टर कीसिंग उसके मैथ के टीचर जो थे वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए प्रोज से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? प्रोज से। और इन नेल्सन मंडेला से पूछा गया है कि मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल्स, मंडेला कितने साल तक जेल में रहे थे? तो 27 ईयर्स नो, 32 ईयर्स नो, 30 ईयर्स नो, 32 ईयर्स नहीं होगा, 30 ईयर्स 13 साल नहीं होगा, 27 ईयर्स, 29 नहीं 27 ईयर्स वो जेल में रहे थे। ठीक है, अगला है कि महासीर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, नो। ए स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, नो। ए स्मॉल बैकिस वाटर फिश, ए लार्ज बैकिस वाटर क्रिएचर होता। महासीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, ए लार्ज बैकिस वाटर क्रिएचर होता है। ठीक, तो 12 में डी सेक्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं कि द बस कंडक्टर वॉज ए, बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था? रूड, असभ्य नहीं, जॉली, मजाकिया, सेल्फिश, स्वार्थी, स्ट्रेंज, विचित्र। तो देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैसा था? सॉरी, जॉली था। यानी कि बस कंडक्टर जो था वो एक जॉली मैन था, एक मजाकिया प्रकृति का व्यक्ति था। ओके बेटा, चलिए 14 to 15 ये पोएम है बेटा, पोएम। अब ये पोएम को पढ़ना है, इस पोएम के नीचे क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधों को झुका के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और स्टॉप दैट स्लाउचिंग यानी रोना मुन्ना बनाओ और तन के खड़े हो जाओ, बैठो अमांडा। तो हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स? ये जो पंक्तियां कही किसने कहा है? अमांडा ने कहा नहीं, हर फ्रेंड्स ने कहा नहीं, हर नेबर्स का नहीं, उसके मम्मी पापा कहते थे। ठीक,
कौन कहता था? उसके मम्मी पापा। यानी ये जो 3 लाइनें लिखी गई हैं ये किसने कहा है? ये अमांडा के पेरेंट्स ने कहा है। ठीक है, मम्मी पापा ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। देखिए, कहने वाला ऐसा कहता है क्योंकि अमांडा इज एन अगली गर्ल, वो एक अनरूली गर्ल, एक नियम ना जानने वाली लड़की थी। अमांडा रिमेन्स अनटिडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा। नहीं, अमांडा को बार बार इसलिए डांटा जाता था क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर की जगह बार बार इंस्ट्रक्शन किसी भी बच्चे को दिया जाएगा उसकी गलतियों के लिए, तो उसका जो व्यवहार होगा आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए हमारे मम्मी पापा हमको डांटते हैं कोई भी गलत काम करने पर। ठीक, चलिए अब 60 to 20 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिसेस पेम्परे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, मिसेस पेम्परे सेंट ए लॉट ऑफ eatables that the doctor enjoyed। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज, यानी ट्रिकी जब हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में ठीक हो गया तो डॉक्टर ये चाहता था कि ट्रिकी अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहे। क्यों हॉस्पिटल में रहे? क्योंकि मिसेस पेम्परे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। मिसेस पेम्परे ये नहीं चाहती थी कि ट्रिकी वापस आए, नहीं, गलत बात, वो तो चाहती थी। दूसरा, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, और डॉक्टर इसलिए चाहता था कि ट्रिकी अस्पताल में रहता था, कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता था, इसलिए उसको रोकना चाहता था ना। ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी का जो स्वास्थ्य था वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा था, नहीं। मिसेस पेम्परे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। मिसेस पेम्परे जो थी वो ट्रिकी के लिए ढेर सारी खाने की चीजें और पीने की चीजें भेजती थी, और वो खाने पीने की चीजें ट्रिकी कम, डॉक्टर साहब ज्यादा खाते थे, इसलिए वो चाहते थे कि ट्रिकी अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहे। ओके बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अनिल टॉट हरि सिंह टू। अनिल जो था और हरि सिंह कौन था? हरि सिंह चोर था। चोरी किसके यहाँ की? अनिल के यहाँ की। लेकिन अनिल टॉट हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्या पढ़ाया था? कुक एंड राइट, खाना बनाना और लिखना। कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, खाना बनाना, लिखना और नंबर को जोड़ना। राइट करना सिखाया, कुक एंड ऐड नंबर्स नो। कुक एंड राइट ना, कुक खाना बनाना सिखाया, राइट लिखना सिखाया, एंड ऐड नंबर्स नंबरों को जोड़ना सिखाया था। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा बेटा 17 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 18 में देखते हैं कि द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइड बाय हिज मदर वॉच। देखिए, जो एक किताब एब्राइट जो था, एब्राइट किस पे रिसर्च कर रहा था? एब्राइट तितलियों पे रिसर्च कर रहा था, बटरफ्लाइज। उसकी मम्मी उसका सपोर्ट कर रही थी। तो ये कह रहे हैं कि द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट, एब्राइट को एक बुक उपहार में मिली थी। किसने दिया था? बाय हिज मदर, उसकी मम्मी ने। और उस बुक में क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज ना, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज ना, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज ना, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, वो बुक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा। चलिए, ये देखिए, एक मैं हिंदी लिखे देता हूं। रिच मिस होता है अमीर, ब्यूटीफुल सुंदर, और फैशनेबल दिखावटी। ठीक, फैशनेबल दिखावटी, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय, एम्बियस उत्सुक जिसको बोलते हैं, इसको महत्वाकांक्षी बोल सकते हैं। मिडिल क्लास सेटिस्फाइड में संतुष्ट, और रिच डिससेटिस्फाइड अमीर असंतुष्ट, और एम्बियस। तो देखना है इसमें कौन सा मटिल्डा के ऊपर सही बैठ रहा है। देखते हैं, मटिल्डा क्या थी? अमीर थी, सुंदर थी, फैशनेबल। तो एक चीज याद रखिएगा कि मटिल्डा अमीर नहीं थी। क्या नहीं थी? अमीर नहीं थी, अमीर नहीं थी। तो ये नहीं हो सकता है।
फैशनेबल थी, एम्बियस थी, मिडिल क्लास थी, ठीक है। लेकिन एम्बियस भी थी, मिडिल क्लास थी, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड थी। क्या थी? असंतुष्ट। वो असंतुष्ट थी, ये हो नहीं सकता है। अब रिच थी, देखो यहां भी रिच, यहां भी रिच, तो ये भी नहीं हो सकता है। असंतुष्ट, ये भी नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ट्रिक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते बेटा हम और देखते हैं कि भोली वॉज सेंट टू स्कूल। भोली को स्कूल भेजा गया था क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। उसके पिताजी ऐसा करने के लिए बाध्य हो गए थे। हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, नो। एवरीबडी इल सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, नो। इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, नो। हर फादर कंपेल्ड टू डू सो, यानी जो भोली के पिताजी थे वो बाध्य हो गए थे। तहसीलदार महोदय ने उनको बाध्य कर दिया था कि पहले आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब देखिएगा फिर से एक पैराग्राफ पढ़ना है। ये पैराग्राफ पढ़ना है पूरा तुमको, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 24 कैरेट्स क्वेश्चन दिए गए हैं कि whom does the स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, एक चीज याद रखिएगा, अगर पैसे से आंसर ढूंढनी है तो सबसे इजी काम है। ठीक है, देखते ढूंढ लेते हैं कि whom does the statue of liberty represent? When we enter New York Harbor, the first thing we see is the Statue of Liberty. What impress us is its size and magnificence. Have you ever wondered if how it come to this? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100th year anniversary of American Independence Day. तो देखिएगा क्या है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट किसको? ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस को, अमेरिकन इंडिपेंडेंस को रियलाइज करा रही है। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की मूर्ति। ठीक, व्हाट इज द मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन। अब देखिए कह रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन है इसका मतलब क्या है कि लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू ए न्यूयॉर्क सिटी। कह रहे हैं कि लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंट टू ए न्यूयॉर्क सिटी, यानी जिसे कहते हैं स्वतंत्रता जो होती है। तो जब व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है तो 24 कैरेट्स जैसे में शुद्ध सोना होता है, स्वतंत्र, फ्री, जब भी चाहे जो भी चाहे जहां आराम से करते रहे। तो पूरे न्यूयॉर्क सिटी उस दिन जो है एकदम ठसाठस भरा होता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल दिस स्टैच्यू। जो अमेरिकन लोग हैं वो स्टैच्यू के लिए पैसा कैसे कलेक्ट करते हैं? तो व्हाइल द फ्रेंच हैड राइज्ड ए लॉट ऑफ फंड्स टू बिल्ड द स्टैच्यू, न्यूयॉर्क हैड नॉट secured the funds to build its foundation. It was not until a New York newspaper employed people for donations that money became available. तो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में निकाल दिया जाता है, वही से डोनेशन प्राप्त होता है। Which word in the passage means requested? इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द आया है जो रिक्वेस्टेड का पर्यायवाची है? देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ अनइवलिंग। इस पैसेज में कहां पे रिक्वेस्टेड का पर्यायवाची शब्द आया है? बर्थोल्डी इनविसेंस्ड। इस पैसेज में ढूंढना है बेटा आपको कि इसका पर्यायवाची कहां पे है। रिक्वेस्टेड प्रार्थना या आग्रह होता है। फंड्स टू बिल्ड द स्टैच्यू, फंड्स टू बिल्ड इट्स फाउंडेशन। इट वाज नॉट अंटिल न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर एम्प्लॉयड पीपल ऑफ डोनेशंस दैट मनी बिकम अवेलेबल। फाइनली अनइवलिंग ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होगा। ठीक है, अनइवलिंग होता है। चलो, यानी पैसेज को आप अच्छे से पढ़िएगा, उसी पैसेज को पढ़ के इसके आंसर देने हैं आपको। चलते हैं बेटा राइटिंग पे। अब हमको यहाँ पे राइटिंग करना है, लिखना है। क्या लिखना है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर्स हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। आपका भाई एक दिल्ली में रहता है, बड़ा भाई, और उस बड़े भाई को आप लेटर लिखेंगे और क्या लिखेंगे उसमें कि शेयरिंग योर फीलिंग्स, आप अपनी भावनाओं को वर्णन करेंगे। तुम्हारा भाई दिल्ली में रहता है और आप छोटे भाई हैं, तो अपनी तरफ से अपने भाई को पत्र लिखेंगे और उसमें लिखेंगे हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो देखिएगा ये जो लेटर हमारा है, पत्र, इसका वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। अथवा अगर हम लेटर नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज to complain the water tanks in the school are not
बीइंग क्लीन रेगुलरली, यानी स्कूल में जो वाटर टैंक है, पानी का जो टैंक है वो प्रत्येक दिन साफ नहीं होता है, उस पर आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। तो देखना बेटा, एक तो ये है, दूसरा आप याद करिएगा टीसी निकालना है, टीसी निकालना है, ठीक है। और तीसरा आप याद कर लीजिएगा सब्जेक्ट चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज। और चौथा आप यूनिक गेम अरेंजमेंट। इन्हीं एप्लीकेशंस में आपको बोर्ड एग्जाम में एक मिल जाएगा, और ये सारे के सारे एप्लीकेशन के वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे। चलो हलवा चीज आ गई। राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन। क्राफ्ट होता है हथकरघा प्रदर्शनी, एक हथकरघा प्रदर्शनी जो हाथ से बने हुए सामान की प्रदर्शनी लगती है ना, उसके ऊपर लिखना है। इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में लगी है, और 80 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना है, यानी आपके स्कूल में एक हथकरघा प्रदर्शनी लगी हुई है, उस पर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसमें कब कैसे मनाई गई, एग्जिबिटेड ग्राफ्ट आइटम्स क्या क्या गए, गैदरिंग कैसे इकट्ठे, अदर स्टॉल्स, अन्य दुकानें, इट ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, और वो जो प्रदर्शनी लगी उससे आपको क्या अनुभव प्राप्त हो। पॉइंट्स के थ्रू आपको लिखना है, पॉइंट दिए जाएंगे उसमें आपको लिखना है। अथवा ये लुक एट द पिक्चर है, अगर हम क्राफ्ट प्रदर्शनी पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो अथवा करके लुक एट द पिक्चर, हमको एक पिक्चर दी गई है, ठीक है, बिलो, और टेकिंग क्लूज, और हमको क्लू दिए गए हैं। फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, यानी इस क्लू के द्वारा हमको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी इंटरनेट के फायदे और नुकसान के बारे में इन पॉइंट के आधार पे हमें लिखना है कि इंटरनेट से हमें क्या एडवांटेज यानी फायदे लाभ हैं और क्या हानियां हैं। एडवांटेज फायदे या लाभ जिसको कहते हैं, और डिसएडवांटेज हानियां क्या हैं, ठीक है बेटा। यानी इन पॉइंट के थ्रू, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ओके, कम्युनिकेशन फोरम, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कोर्सेस, इंटरनेट एडिक्शन, साइबर क्राइम एंड सोशल एलिनेशन, यानी इन पॉइंट्स के माध्यम से हमको नेट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके ऊपर एक आपको आर्टिकल लिखना है 80 to 100 वर्ड्स का, ओके बेटा। चलते हैं आगे, देखते हैं ग्रामर पोर्शन में। अब हम आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट बनाना है इस सेंटेंस का। द बॉय सेड टू द टीचर, तो जैसे प्लीज आए तो प्लीज समझ लेना रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज गिव मी 1 day लीव, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दीजिए। तो देखना बेटा, द बॉय प्लीज है तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्टेड द टीचर, प्लीज बेटा हट जाएगा, ठीक है। टू गिव मी चेंज हो गया द बॉय से, तो गिव हिम 1 day लीव, फुल स्टॉप यहां पे लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस था। कैसा सेंटेंस था? इंपरेटिव सेंटेंस था, ठीक है। इसके बाद बी में चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश, 2 ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, एक उठा लेते हैं। टॉट पास्ट इंडेफिनिट है, और हु की पैसिव वॉइस में बाय होम लगा के बनाई जाती है, बाय होम वेयर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है बेटा। ये सेंटेंस को रट लीजिएगा 101%, ये आप इसको VBI में कर लीजिए, ये पूछा ही पूछा जाएगा। हु टॉट यू इंग्लिश या हु आर यू, ऐसे सेंटेंस 100% बोर्ड एग्जाम में आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए मिल जाएंगे। हु टॉट यू इंग्लिश, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। चलते हैं बेटा सी में पंचुएट, पंचुएट भी स्वतः व्यवस्थित करना, सही क्रम से लिखना है, यानी कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप की जो भी गलतियां हैं। देखते हैं ही रोट, तो बेटा इंग्लिश जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर हम अपना कैपिटल में लिखते हैं। ही रोट
आई कभी भी सिंगल आई स्मॉल लेटर में नहीं लिखी जाती है। आई कैन, कॉमा लगा दो, टी, आई कैन नॉट, आई कांट कम बिकॉज, फिर से आई स्मॉल में है, आई एम इल, फुल स्टॉप लगा दो, ये पंचुएट हो गया, ठीक है ना। यानी इसको हमने कैपिटल में किया, आई को कैन के बाद कॉमा लगा दिया, कम बिकॉज आई, फिर से हमने कैपिटल यहां पे फुल स्टॉप कर दिया, ठीक। सेक्शन डी में देखिएगा 4 सेंटेंस मिलेंगे, ट्रांसलेट करना होगा, एक सेंटेंस 1 नंबर का। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, जिसका ट्रांसलेट आप अपनी कॉपी पे अच्छे से कर लेंगे। लिटरेचर पोर्शन में बेटा हम चलते हैं जल्दी से और देख लेते हैं। लिटरेचर है, ठीक है, यानी हमारी प्रोज प्लस पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स। मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। गोवा में जब कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई समारोह पार्टी होती है, तो कितने प्रकार के ब्रेड्स वहां पे बनते हैं, ठीक है। वैरायटीज ऑफ ब्रेड्स यानी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रेड की जो वैरायटीज है ना, उसका वर्णन करना है। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो 8वां करके, हु टुक पिटी ऑन द यंग सीगुल, उस छोटे से यंग सीगुल पर किसने दया दिखाई थी, और वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट, उस रात्रि वो कहाँ सोया हुआ था, ठीक है। तो ये आपके प्रोज के क्वेश्चन हैं और इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं बेटा और देखते हैं सेकंड वाला कि हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, यानी बस के टिकट के लिए वल्ली ने पैसे कैसे बचाए थे। अथवा अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा, व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से नाराज क्यों था। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये बेटा प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब प्रोज से ही क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, वो भी 60 शब्दों में। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, यानी लेसन आपने पढ़ा होगा बुद्धा का, और किसा गौतमी का जब लड़का मर गया था तो सिद्धार्थ के द्वारा, सॉरी गौतम बुद्ध के द्वारा ईसा गौतमी को संसार की वास्तविकता के बारे में कैसे समझाया गया था, या ईसा गौतमी को लर्न इन द एंड, लेसन के अंत में कैसे समझ में आ गई कि मृत्यु एक फैक्ट है, एक सत्य है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। और हाउ डिड मंडेलास आइडिया फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, किस प्रकार से मंडेला के विचारों ने एज, उम्र एंड एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रोज के हैं, इनको आप रटना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स, यानी एक जो टाइगर जंगल में रहता है और एक टाइगर चिड़ियाघर में रहता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो दिखाना है। अथवा 4 लाइन्स पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आप क्वेश्चन नंबर 7 करें अथवा 4 लाइन की पोएम लिखें। तो सबसे इजी है बेटा, 4 लाइन की 2 पोएम याद कर लीजिए और आंसर बुक में लिख दीजिएगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि वो पोएम आप मत लिखिएगा, वो 4 लाइनें जो पेपर में आ गई, ठीक है। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन को ना याद करके आप डायरेक्टली पोएम याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है 40 to 50 वर्ड्स। तो देखना बेटा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों याद कर लो, 100% एक बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। 4 सेंट्रल आइडिया पोएट्री में सीरियल से, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी को आप याद कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में श्योर है मिलेगी आपको। चलो आंसर नंबर 9, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40 वर्ड्स, यानी क्वेश्चन 9 में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है 30 से 40 वर्ड में। ये अब हम आगे कहाँ पे, सप्लीमेंट्री में। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, ट्रिकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या किया। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट,
व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, ग्रिफिन क्या सिद्ध करना चाहता था, कुड ही डू दैट, क्या वो ऐसा कर सका। तो देखिएगा दोनों क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री के हैं, अभी 2 दिन का समय है, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और आंसर्स अपनी बुक से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि आंसर एनी वन, कितने का आंसर देना है, किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में। व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि मटिल्डा से नेकलेस ना होता तो फिर उसके साथ क्या होता, सॉरी, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यदि मटिल्डा से नेकलेस ना होता तो मटिल्डा की क्या स्थिति होती, ठीक है। अथवा सपोज यू आर भोली, मान लो कि तुम भोली हो, एंड नाउ यू आर ए टीचर, और तुम एक अध्यापक हो। राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ, तो आपको लिखना है योर फैमिली अपने परिवार के बारे में, योर चाइल्डहुड अपने बचपन के बारे में, एंड प्रेजेंट लाइफ और आपकी जो मौजूदा जिंदगी है, मौजूदा लाइफ है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चन हैं बेटा, ये अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। और आर्टिकल में देख लेना, जो आर्टिकल हैं आप तैयार कर लेना, विजिट टू ए जू, टू अ जू, हिस्टोरिकल प्लेस, जर्नी बाय ट्रेन, और एक कोई माई से तैयार कर लीजिएगा, माई बेस्ट फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्लियर है, एक मिल जाएगा। तो बच्चों 4 तारीख को पेपर है और 2 दिन का भी समय है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट को भी देखते रहिए, बुक से भी पढ़ते रहिए, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। कल की डेट में मैं आपको फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि 4 तारीख में आप एकदम श्योर हो जाएं कि अब हमें इंग्लिश के पेपर में कोई डर नहीं लगता है। तब तक के लिए नमस्कार।